दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि हाल ही में टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसने दोनों ही देशों में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम बढ़ा दी है। लेकिन इस समय इससे भी बड़ा खतरा यहाँ पर देखा जा रहा है। ये बात जुड़ी है टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन की इस अनाउंसमेंट से जो उन्होंने नवंबर 2022 में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सीरिया पर अटैक करने वाले हैं। टर्की और सीरिया की प्रॉब्लम्स पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन एर्डोगन का प्लान इस बार कुछ बड़ा करने का है। लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट की तरह यहाँ पर भी अमेरिका के इंटरेस्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, जो टर्की का विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, और क्या हमें लगता है कि इस अर्थक्वेक के बाद भी टर्की सीरिया पर हमला करने के प्लान से पीछे नहीं हटेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टर्की की ये कॉन्फ्लिक्ट जुड़ी हुई है उनकी पॉपुलेशन से। टर्की में ज्यादातर लोग टर्किश एथेनिसिटी के हैं, लेकिन टर्की के साउथ ईस्ट का इलाका पूरी तरह से कुर्दिश लोगों से डोमिनेटेड है। कुर्दिश लोग सिर्फ टर्किश में ही नहीं बल्कि इराक, ईरान और सीरिया में भी रहते हैं। और पिछले कई सालों में ये मांग की जा रही है कि कुर्दिश लोगों के पास भी अपना एक देश होना चाहिए, और इसीलिए इन सभी देशों में कुर्दिश लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इस आजादी की मुहिम को दबाने के लिए सभी देश अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि कहीं भी कुर्दिश लोग ये लड़ाई जीत जाएं, वरना फिर वो जहां भी अपना ऑटोनोमस रीजन बनाएंगे वहां से वो बाकी कुर्दिश लोगों को उनकी रेजिस्टेंस में मदद कर सकते हैं। टर्की में इस वक्त कुर्दिश लिबरेशन के लिए कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, जिसे PKK भी कहते हैं, वो 1984 से फाइट कर रहा है। और 13 नवंबर 2022 के दिन टर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट भी किया गया था, जिसके लिए PKK को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। PKK की वजह से कहा जाता है कि आज तक टर्की को 45,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है, इसलिए ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन सीरिया का इसमें क्या रोल है? सीरिया में भी कुर्दिश लोग अपनी फ्रीडम के लिए एक आर्म्ड फोर्स स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर 2010 में सीरिया में एक गृह युद्ध छिड़ गया, जिस वजह से इन रेबल फाइटर्स को यूनाइट होने का मौका मिला। उन्होंने सीरियल डेमोक्रेटिक फोर्सेस या SDF के नाम से एक ग्रुप बना लिया और सीरिया के उन इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया जहां पर कुर्दिश लोग रहते हैं। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि अगर ईरान, इराक, सीरिया या टर्की किसी भी देश में एक ऑटोनोमस रीजन बन गया तो वो दूसरे देशों के कुर्दिश रेबल्स की मदद करना शुरू कर देंगे, और वही सब हुआ भी। टर्की में भी PKK स्ट्रांग हो गई और इस वजह से वहां पर हमले बढ़ गए। अब टर्की का प्लान ये है कि वो सीरिया पर हमला करके उनके और सीरिया के बॉर्डर के 30 किलोमीटर चौड़े एरिया पर कब्जा कर लेंगे, जिसे वो सेफ जोन कहते हैं। इस सेफ जोन की वजह से PKK और SDF का संपर्क आपस में टूट जाएगा और फिर वो PKK को कंट्रोल में रख पाएंगे। अब इस स्ट्रैटेजी का विरोध अमेरिका की तरफ से हो रहा है, क्योंकि जब सीरियन सिविल वॉर शुरू हुई थी तब ISIS ने भी सीरिया और इराक के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इस समय अमेरिका ने ISIS को हराने के लिए SDF का ही सहारा लिया था और इन्हें हथियार, ट्रेनिंग और पैसे देकर मदद की थी। अब एक तरफ अमेरिका नाटो मेंबर होने के कारण टर्की को भी नाराज नहीं कर सकता है, और दूसरी तरफ सीरिया का SDF भी उसके लिए जरूरी है। इस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा परेशानी हमें तब देखने को मिलती है जब हम इसमें रूस और यूक्रेन की वॉर को भी फैक्टर करते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इस वॉर के कारण स्वीडन और फिनलैंड में भी नाटो ज्वाइन करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। लेकिन नाटो ज्वाइन करने के लिए ये जरूरी है कि सभी नाटो कंट्रीज इस पर एग्री करें। टर्की भी एक नाटो देश है और उसकी इजाजत के बिना ये दोनों देश नाटो नहीं ज्वाइन कर सकते, इसलिए अमेरिका के लिए टर्की को नाराज करना काफी महंगा पड़ सकता है। टर्की ने भी स्वीडन के सामने ये शर्त रख दी है कि वो तभी उनके मेंबर्स को एक्सेप्ट करेंगे जब स्वीडन में रहने वाले PKK के फाइटर्स को स्वीडन उनके हवाले करेगा। और अब टर्की का अगला प्लान सीरिया पर हमला करके सेफ जोन को बनाने का है। अब आप शायद ये सोचें कि इन भूकंपों के बाद टर्की अपने इस प्लान को ड्रॉप कर दे, लेकिन ठीक इसका उल्टा होने वाला है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई थी तब वहाँ के लोग रिफ्यूजी बनकर अलग अलग देशों में चले गए थे, और इनमें से करीब 36 लाख लोग टर्की भी आए थे। शुरुआत में तो टर्की ने इन्हें एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में टर्की के नेशनलिस्ट लोग इसके खिलाफ हो गए थे। अब परेशानी ये है कि टर्की में ये रिफ्यूजी लोग रह रहे हैं और इनका काफी विरोध हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, टर्की में पिछले 2 सालों में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां हम भारत में 6% की महंगाई से परेशान हैं, वहीं टर्की में महंगाई दर 86% से बढ़ी है, और टर्की ने इसके लिए भी सीरियन रिफ्यूजीज को ब्लेम किया है। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन सीरियन रिफ्यूजीज को बस इस कॉन्फ्लिक्ट में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि टर्की में जल्द ही इलेक्शंस आने वाले हैं और सीरियन रिफ्यूजीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एर्डोगन ने ऐलान किया है
कि वो इन 36 लाख में से 10 लाख लोगों को वापस सीरिया भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन एर्डोगन के विरोधियों ने भी इसी तरह के प्रॉमिसेस करने शुरू कर दिए। एर्डोगन के विरोधी इलेक्शंस के बाद सभी 36 लाख लोगों को वापस सीरिया भेजने का वादा कर रहे हैं, और वो भी 1 या 2 साल में, जिस वजह से एर्डोगन के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। एर्डोगन की पॉपुलैरिटी भी अपने देश में गिरती जा रही है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है जिसे हमें देखना होगा, जिससे पता चल जाएगा कि इस बार टर्की सीरिया पर हमला क्यों करेगा। क्योंकि कुर्दिश प्रॉब्लम टर्की के सामने हमेशा से ही रही है, इसलिए टर्की थोड़े बहुत मिलिट्री ऑपरेशंस तो पहले से ही सीरिया में करता आया है। सीरिया में नहीं, बल्कि टर्की की सेना तो इराक और ईरान में जाकर भी एयर स्ट्राइक्स में कुर्दिश फाइटर्स को मार गिराती थी। जब भी इस तरह का कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन टर्की करता है, उस वक्त वहाँ पर एर्डोगन की पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ जाती है। इस समय एर्डोगन की पॉलिटिकल हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें लगता है सीरिया पर अगर वो हमला करके इस सेफ जोन को स्टेब्लिश कर देते हैं तो वो सत्ता में वापस आ सकते हैं। एर्डोगन के इस प्लान से उनकी सीरियन रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ही ये सेफ जोन स्टेब्लिश हो जाएगा, वो सारे 36 लाख सीरियन रिफ्यूजीज को इस सेफ जोन में रहने के लिए भेज देंगे, जिससे कि टर्की के लोग भी खुश हो जाएंगे। ये एक ही तीर से 2 शिकार करने वाले एर्डोगन की जीनियस स्ट्रेटजी है, जिसके लिए ये जरूरी है कि वो सीरिया पर अटैक कर दें, वरना उनके लिए अपनी सरकार बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टर्की के सामने इस समय सिर्फ एक ही अपोजिशन है, और वो है अमेरिका, जो लगातार टर्की के इस प्लान का विरोध कर रहा है, और वो भी बहुत ही कड़े शब्दों में। इस समय अमेरिका को भी जल्दी ये फैसला करना होगा कि क्या वो रूस और यूक्रेन वॉर के इस नाजुक मोमेंट पर टर्की जैसे नाटो मेंबर को नाराज करना अफोर्ड कर सकते भी हैं या नहीं। पीकेके को तो अमेरिका भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, लेकिन सीरिया के एसडीएफ को उन्होंने हमेशा से ही एक अलग ग्रुप माना है। अगर इस समय अमेरिका टर्की को नहीं रोकता है, तो इससे न सिर्फ उन्हें एसडीएफ का साथ छोड़ना होगा, बल्कि साथ ही वो सीरिया के प्रेसिडेंट असद को भी काफी नाराज कर देंगे। टर्की ने भी ये संकेत देने शुरू कर दिए कि अगर अमेरिका उनके इन्वेजन के बीच आता है, तो हो सकता है वो रूस को सपोर्ट करना शुरू कर दें। और ऐसा पहली बार भी नहीं होगा। 2017 में भी टर्की ने भी S-400 वेपन सिस्टम खरीदकर नाटो को काफी नाराज किया था, जिसके बाद नाटो ने इन पर सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन इस बार तो उन्हें ये सब भी नहीं करना है, सिर्फ स्वीडन, फिनलैंड और बाद में शायद यूक्रेन जैसे देशों की नाटो मेंबरशिप रिक्वेस्ट को ही ब्लॉक करना है। इसलिए टर्की के पास ये सबसे अच्छा मौका है सीरिया पर अटैक करके हमेशा हमेशा के लिए अपनी टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इस इन्वेजन के बाद शायद वो स्वीडन और फिनलैंड को भी नाटो में शामिल करने के लिए मान जाए, जिससे अमेरिका का गुस्सा भी शांत हो जाए। एर्डोगन अपनी सीरियन रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम सॉल्व करके विरोधियों को भी चुप करवा देंगे, और हो सकता है कि फिर से राष्ट्रपति भी बन जाए। ये एक लंबी जियोपॉलिटिकल गेम है, जिस पर अभी के लिए तो बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ टर्की और सीरिया का ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन वॉर का भी फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। जितनी जल्दी यूक्रेन वॉर का फैसला आएगा, उतनी ही जल्दी हम दोबारा से सैंक्शंस और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को समाधान कर पाएंगे। वरना तो इस कॉन्फ्लिक्ट के लंबे खिंचते रहने से सभी का नुकसान, और स्पेशली भारत जैसे देश का, जिसे अब आने वाले समय में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। आपको क्या लगता है, भारत टर्की के इस मूव का विरोध करेगा या फिर भारत के लिए ये मूव अच्छा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीख